हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आगे के तमाम क्वेश्चंस जो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं करा ही रहा हूं, तो प्रैक्टिस सेट के इस क्रम में आज के वीडियो में हमारे सामने ये क्वेश्चन सामने है। आपको पता है कि इसके पहले तक हम लोगों ने 84 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। हम जानते हैं कि मेंस के पेपर में 200 क्वेश्चन आते हैं और 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने एक सेट 2018 का ही कंप्लीट कर लिया था। तो अब सामने जो क्वेश्चन है, कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म एंड गिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। जब आपसे कह देता है कि करेक्ट एक्टिव फॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस दिया है वो पैसिव में दिया है। जब वो आपसे कहता है कि हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म चाहिए, तो इसका मतलब सेंटेंस एक्टिव में दिया है। समस्या तब होती है जब ये लिख देता है कि फॉलोइंग सेंटेंसेस आर गिवन आइदर इन एक्टिव और पैसिव, चूज द बेस्ट ऑप्शन। तब दिक्कत आती है, तब आपको ये समझना पड़ता है कि सेंटेंस जो हमें दिया है वो एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव दिया है तो पैसिव वाला ऑप्शन खोजना है, पैसिव दिया है एक्टिव वाला ऑप्शन खोजना है। यानी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे में होती है सेंटेंस को पहचानने की। अब यहाँ पे दिया है जो सेंटेंस, तो ये तो बता दिया कि ये एक्टिव फॉर्म इसको चाहिए, यानी ये क्या है, ये पैसिव फॉर्म है। तो पैसिव फॉर्म में मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों में आपको क्या करना है, वर्ब को पकड़ना है। वर्ब को पकड़ते ही आप ये डिसाइड कर लेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में। पूरा सेंटेंस पढ़ें। यहाँ पे देखिए वॉज है और इसके साथ लिखा हुआ है ब्रोकन। वॉज और ब्रोकन, यानी इसका मतलब है कि वॉज के साथ V3, बात को समझते हुए चलिएगा, वॉज के साथ V3। तो यहां पे अगर वॉज के साथ ING होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता। वॉज के साथ V3 लगा है, यानी ये पैसिव वॉइस है। कौन से टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है, तो इसका एक्टिव वर्ब क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर वो सेंटेंस वॉज ओवर V3 में आया है, तो यहां पे क्या आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अब देखते हैं वॉज ब्रोकन की जगह जिस ऑप्शन में केवल ब्रोकन लिखा होगा वही हमारा, माफ करना, उस जिसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म ब्रोक लिखा होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए में ब्रेक्स लिखा हुआ है, ये देखिए, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में ब्रोक लिखा हुआ है, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखते हैं कि क्या किसी और ऑप्शन में तो ब्रोक नहीं है। ऑप्शन सी में हैज ब्रोकन है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। और यहां विल ब्रेक लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। तो रूल ऑफ एलिमिनेशन, यानी आप चीजों को एलिमिनेट कर दिए तो बचा क्या, आपका करेक्ट ऑप्शन। लोग कहते हैं, आप कहते हैं, आपको लगता है कि अगर हु दिया है, हु को हम बाय हुम में कन्वर्ट करना ना जाने, या कभी कभी हु को हु में ही रख दिया जाता है, ऐसे कंडीशन में आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अपने को उलझाइए मत। मैंने आपको एक सटीक अप्रोच दिया, वो है वर्ब को पकड़ना। वर्ब को पकड़ना और वर्ब को जानना कि ये एक्टिव वर्ब है या पैसिव वर्ब है। मैंने इस पर 2 वीडियो बनाए थे कि कैसे एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट को समझे, और दूसरा कैसे 10 सेकंड्स में उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, और यहां मैं बता भी तो रहा हूं। आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, यहां देखिए, अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी पर्यायवाची सेम मीनिंग वाला वर्ड ढूंढना है। कोजेंट का मतलब पूछ रहा है, कोजेंट का मतलब क्या होता है। तो कोजेंट का मतलब होता है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा स्टेटमेंट, इवन कोई ऐसा जेस्चर, इवन कोई ऐसा रिमार्क जो आपको क्या कर दे, कन्विंस कर दे। मतलब इफेक्ट डालने वाला कोई भी चीज होता है वही कहलाता है कोजेंट। तो अब प्रभाव डालने वाला, जो आपको उस चीज के लिए
कन्विंस कर दे तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कोजेंट का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वीक, इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव इसका क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव ये विलोम हो सकता है, एंटोनिम हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कोजेंट का? कन्विंसिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सेंटेंस करेक्ट एक्टिव सिलेक्ट करना है, यानी दिया गया सेंटेंस पैसिव में है। तो पैसिव में है तो जरा देखते हैं कौन से टेंस से ताल्लुक रखता है ये सेंटेंस। यहां देखो वॉज आया, वॉज का मतलब ये पास्ट में आप चले जाइए, तो पास्ट में तो 4 टेंस है। बीइंग लग गया, यानी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, वॉज वर्ब बीइंग का थर्ड फॉर्म आ गया, इसका मतलब हो बीइंग आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो ये क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। ये किसका? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अब इसे एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? स्ट्रक्चर कहता है कि वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लोग किसे जानते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब क्या लगा होता है? आईएनजी लगा होता है, तो ये लगा होता है। तो अब हम देखेंगे किसमें वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आया है, यानी वॉज मेकिंग आया है। वॉज मेकिंग या वर्ब मेकिंग आया है। अब यही हमको चेक करना है, ठीक? तो देख लेते हैं। पहले वाले में भी वॉज मेकिंग आया है, ठीक है, यह ऑप्शन हो सकता है, होल्ड करते हैं। दूसरे वाले में भी वॉज मेकिंग आया है, यह भी हो सकता है। तीसरा वाला नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें इज मेकिंग आया है। चौथे वाले में फिर से वॉज मेकिंग आया है। यानी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहां पे 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हो सकते हैं, ए, बी और डी। मैं कहता हूं कि अगर वर्ब का पैटर्न एक से अधिक ऑप्शन में आ जाता है तो आप करेंगे क्या? फिर आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज देखेंगे। अ पोस्टर ऑन इंडिपेंडेंस डे वॉज, अब सब्जेक्ट कौन है? पोस्टर। कौन बना रहा है? अविका। तो जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट आया हो अविका और उसके बाद वॉज लगा हो, तो सब्जेक्ट अविका किस में आया है? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब हमारा करेक्ट ऑप्शन सीधे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ये हो नहीं सकता है, पहले रिजेक्टेड है, यहां सब्जेक्ट इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए ये फिर से रिजेक्ट हो गया। यहां पे पोस्टर फिर से सब्जेक्ट बन गया। हमने कहा कि कौन सा आना चाहिए? अविका सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। देखिए कैसे आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेंटेंस आपसे कहता है कि कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। कौन सा, किस सेंटेंस के किस हिस्से में ग्रामेटिकल एरर है? अब देखिए, माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। देखिए गलती कहां है? गलती यहां पे है, ठीक। अब ये जिस पार्ट में ये वाला हिस्सा लिखा होगा वही पार्ट आंसर है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो इन अ वुडन बिग बिल्डिंग कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, राइट। इसमें गलती है। अब मैं आपको बताता हूं गलती क्या है। देखिए आपका नाउन क्या है? बिल्डिंग है। नाउन आपका क्या है? बिल्डिंग है। एक रूल जानिए, उस रूल को मैं कहता हूं आप भी याद रख लीजिए, अभी मैं बता देता हूं ये सास्कॉम क्या है। एक रूल है एडजेक्टिव का कि अगर किसी नाउन के लिए, कोई भी नाउन हो, अगर उसके लिए एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम करते हैं तो उससे रिलेटेड एडजेक्टिव सबसे नजदीक होनी चाहिए। यानी मान लीजिए एक से अधिक एडजेक्टिव आ जाए तो कौन कौन से एडजेक्टिव आ सकते हैं? देखिए पहले मैंने कहा कि इसका सीक्वेंस अगर हम लोग जान लें, जैसे है, पहला है एज फॉर साइज। मान लीजिए आपको
साइज दिया हुआ है, एडजेक्टिव की साइज दिया हुआ है तो साइज पहले आएगी। उसके बाद अगर मान लीजिए एज की जिक्र की गई है, उम्र की, तो उम्र आना चाहिए। उसके बाद शेप आना चाहिए, आकार कैसा है, शेप आ गया, ठीक है। उसके बाद शेप का मतलब होता है कोई चीज किस आकार में है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है, देखिए साइज और एज और शेप, साइज और शेप में डिफरेंस है। साइज का अभी देखिए यहां पे क्या हो गया, बिग आ गया। बिग क्या है, ये साइज है। और शेप क्या होता है, शेप होता है जैसे राउंड, ट्रायंगुलर, ठीक है ना, इस तरह से आएगा तो ये क्या हो जाएगा, शेप। अब एज आ गया, 4 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, कुछ भी आ गया। तो अब देखिए एक से अधिक क्या आ रहे हैं, अब यहां पे आ गया COM, यहां पे आता है C फॉर, इसको जान लेते हैं पहले। अब ये इसमें आपको दिया है ग्रामेटिकल एरर से रिलेटेड बातें और पूछ रहा है कि इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। तो अगर आप पढ़ेंगे तो ग्रामेटिकल एरर आपको कहाँ दिखाई पड़ेगा, ये यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब इसमें गड़बड़ी क्या है, तो आपसे पूछ रहा है कि सेंटेंस के इस हिस्से में ग्रामेटिकल एरर है, तो ये हिस्सा जिस पार्ट में लिखा होगा दैट पार्ट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे ये किस में लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बताता हूं इसमें गलती क्या है। एडजेक्टिव का एक रूल है कि अगर किसी नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप करते हैं, एक से अधिक एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव, 2 एडजेक्टिव, 3 एडजेक्टिव, 4 एडजेक्टिव करते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है वो ये कि उस नाउन से रिलेटेड जो ओरिजिनल एडजेक्टिव है, उस नाउन को डिफाइन करने वाला जो एडजेक्टिव है उसके सबसे करीब होना चाहिए। अब यहां पे आप देखिए कि यहां पे जो सेंटेंस है इसमें नाउन कौन है, बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग, ये बिग और वुडन 2 एडजेक्टिव आया है। अब ये कैसी बिल्डिंग है, तो आप कहेंगे सर ये वुडन बिल्डिंग है, लकड़ी की बिल्डिंग है। तो लकड़ी की बिल्डिंग, अब ये उसकी ओरिजिन कहां पे है, एकदम, अब देखिए कभी भी मटेरियल से बनी हुई चीजें हैं अगर, तो वो पास में होनी चाहिए। तो नाउन के जस्ट पहले यानी बिल्डिंग के पहले क्या आना चाहिए, वुडन, और फिर आना चाहिए कौन, उसके पहले आना चाहिए ये। तो सबसे नजदीक कौन है, वुडन। तो ये कैसे होगा ये पार्ट, अ बिग वुडन बिल्डिंग। देखिए ये दिया हुआ है वुडन बिल्डिंग, ऐसे होगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपसे कह रहे हैं कि हमको इनडायरेक्ट चाहिए, तो सेंटेंस जो दिया है ऑब्वियसली वो किस में है, वो डायरेक्ट स्पीच में है। तो डायरेक्ट स्पीच में है तो हमें इनडायरेक्ट चाहिए। देखिए कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत टाइम नहीं लगाना है इन सब तरह के सेंटेंसेस को करने में। द लेडी सेड टू द प्लम्बर व्हाई डिडंट यू। देखिए क्वेश्चन बना रहा है। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं यही क्वेश्चन वर्ड ही क्या होता है, हमारा कंजंक्शन बनता है। तो जिस ऑप्शन में कंजंक्शन के रूप में वाई ही रखा होगा वही ऑप्शन होगा। बाकी सबको फटाफट हम लोग क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन देखिए यहां वाई है, इसको होल्ड करते हैं, इसको भी होल्ड करते हैं,
यहां इफ आ गया, इसको तुरंत रिजेक्ट कर दो, टाइम नहीं लगना चाहिए। और द लेडी स्कोल्डेड द फार्मर फॉर लास्ट वीक टोल्ड हिम दैट, देखिए यहां दैट लग गया, तुरंत क्या करिए। अब आपका ऑप्शन ए सही हो सकता है या बी। मैं ये भी हम आपको अक्सर बताता हूं कि अगर क्वेश्चन वर्ड एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है तो इसके जस्ट बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो सब्जेक्ट आ गया कहां, ही आ गया, बिल्कुल सही है। यू को चेंज करेंगे तो प्लम्बर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही आएगा, बिल्कुल सही है। अब तीसरी चीज देखते हैं, यहां डिड नॉट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। डिड नॉट बिकम हैड नॉट, क्या होना चाहिए, हैड नॉट। अब हैड नॉट जिस ऑप्शन में होगा, देखिए ए, देखिए यहां डिड नॉट रखा है और यहां लगाया हैड नॉट, और आपको क्या चाहिए, हैड नॉट चाहिए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए। गलत हो गया बी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे कह रहा है कि सेंटेंस का एक पार्ट अंडरलाइन है, और अगर ये इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है तो इससे आप इंप्रूव करिए, सुधारिए। तो इसको इंप्रूव करते हैं हम लोग, देखते हैं गलती है क्या, तो मैं बताऊंगा हाँ गलती है। देखिए ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में जब भी क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम किया जाता है तो एक रूल जानिए कि कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड, जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते होंगे कि सर अक्सर कहते हैं कि इंटेरोगेटिव वर्ड जब क्वेश्चन बनाता है तो वो उसके जस्ट बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उसी के तुरंत बाद आनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी से क्वेश्चन करेंगे हमेशा क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो आप इस्तेमाल करते हैं वो होनी चाहिए। जैसे वेयर यू आर गोइंग के बजाय आपको बोलना है वेयर आर यू गोइंग। क्लियर हुआ? हाउ शी विल डू दिस की बजाय आपको बोलना होगा हाउ विल शी डू दिस। हाउ के तुरंत बाद विल लाना है, ठीक है। अब यहां पे वही गलती करा दिया कि क्वेश्चन वर्ड यहां पे दिया और उसके जस्ट बाद इसने सब्जेक्ट लगा दिया, जबकि सही क्या होगा, ये वॉज उठ के कहां आना चाहिए, वाई के बीच में, इस जगह पे। और ऐसा लिखा कहां है, यहां लिखा हुआ है, ये देखिए, वाई वॉज ही एंग्री विद द गार्ड। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाई के बाद वॉज आया फिर सब्जेक्ट। यहां भी वही गलती है, वाई डिड ही एंग्री। अब यहां पे डिड का स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन बाकी की चीजें गलत हो गई। वाई वॉज ही एंग्री, क्योंकि डिड जब भी आएगा आगे ये मेन वर्ब लेगा, यहां पे मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट है नहीं सेंटेंस में, रिजेक्ट। नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं, इंप्रूव तो हमने किया ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं इनके लिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये तो ऑप्शन है। इन पूरी बातों के लिए एक शब्द क्या आएगा, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पूरे सेंटेंस के लिए, ये 2, 3 सेंटेंस के लिए अकेले एक शब्द कौन सा हो सकता है, ये आपको पता करना है। कह रहे द साइंस, जब भी कह दे साइंस या स्टडी तो समझ लेना कि उसमें लास्ट में क्या आएगा, लॉजी। क्या आएगा, लॉजी। लॉजी अगर बोला तो उसका अध्ययन या शास्त्र। तो देखते हैं क्या कहता है। द साइंस डीलिंग विथ एक्सरेज, कह रहा है कि ऐसा विज्ञान जो डीलिंग करता है, जिसका ताल्लुक किससे है, एक्सरे से है। एक्सरे जानते हैं आप लोग, हम लोग बॉडी में हड्डियों की जांच पता करने के लिए, इंटरनल बॉडी ऑर्गन के बारे में जानने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरेज एंड अदर हाई एनर्जी रेडिएशंस, एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है,
यह सब इन्हीं चीज़ों के माध्यम से उसमें हाई एनर्जी की रेडिएशंस किरणें जाती हैं। तो स्पेशली फॉर द डायग्नोसिस, इलाज के लिए, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अब कह रहा है कि बीमारियों के इलाज और उनके पहचान के लिए एक्सरे और अलग प्रकार की जो किरणों का इस्तेमाल होता है, ऐसे स्टडी को, ऐसे विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऐसे विज्ञान को कहते हैं रेडियोलॉजी। क्या कहते हैं? रेडियोलॉजी। तो आप देखिए, कभी कभी आप देखिए डॉक्टर्स के जो क्वालिफिकेशन होती है वो नीचे लिखा रहता है रेडियोलॉजिस्ट। तो रेडियोलॉजिस्ट का मतलब ही होता है कि वो डॉक्टर किस में एक्सपर्ट है? एक्सरे में, एमआरआई में, सीटी स्कैन में, इन सब चीज़ों में वो क्या है? एक्सपर्ट है। मतलब हाई एनर्जी की रेडिएशन के बारे में उसे पता है कि कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? रेडियोलॉजी। लेकिन ये जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, पैथोलॉजी। नेफ्रो का मतलब होता है किडनी। किडनी के फंक्शन, किडनी जानते हैं बीन शेप में ऐसे 2 चीजें होती हैं हमारे शरीर में, इस तरह से। तो किडनी जो होता है, किडनी के फंक्शन, किडनी कैसे काम करती है, किडनी का फंक्शन क्या होना चाहिए, किडनी की बनावट कैसी है, वो सारी बातों की जो स्टडी होती है वो नेफ्रोलॉजी में होती है। अब जो गुर्दा रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। आप देखें लिखा होगा, आईएसटी लग जाता है तो वो उस चीज का एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है ना? जैसे आईएसटी लगा दिया सफिक्स रेडियोलॉजिस्ट, तो वो जितने भी रेज हैं उनका एक्सपर्ट है। नेफ्रो माने किडनी होता है, तो किडनी का गुर्दा रोग विशेषज्ञ जो होता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। और नेफ्रोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के फंक्शन का, उसके शेप का, साइज का, हर प्रकार से रिलेटेड है नेफ्रोलॉजी। न्यूरो मतलब होती है नर्व्स, नसों के अध्ययन के बारे में कि कैसे हमारे शरीर में नर्व्स फंक्शन करता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसका सिस्टम है, कैसे ये इससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है। ऑल अबाउट नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। ठीक है? पैथोलॉजी, पैथोज मतलब डिजीज होता है, बीमारियों की पहचान, बीमारियों की स्टडी करने वाला जो स्टडी है वो पैथोलॉजी है। ठीक है ना? तो अभी आप देखिए ब्लड टेस्ट कराना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? पैथोलॉजी में जाते हैं। तो पैथोलॉजी जो होता है उसमें आप क्या करते हैं? ब्लड को टेस्ट कराते हैं, वो आपको रिपोर्ट देता है। तो यहाँ पे डिजीज की पहचान की जाती है, स्टडी ऑफ डिजीजेस जो होता है वो पैथोलॉजी में होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि सब्स्टिट्यूट, फिर से आ गया सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को देखते ही आप उसको डिसाइड कर लिया करिए कि ये क्या है। तो ये देखिए यहां लिखा है द पेशेंट वेटेड। जब भी सेंटेंस पढ़ा करिए आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाया करिए कि बातें कहां के लिए हो रही। पास्ट में, वेटेड पास्ट में। वेटेड इन ड्रेड, इन ड्रेड मतलब होता है डर में, भय में। फॉर द ट्रॉली, ट्रॉली के लिए वेट कर रहा था। इट वुड टेकन टू द ऑपरेशन थिएटर। अब देखिए यहां पे जो स्ट्रक्चर बना है, ये अंडरलाइन वाले पार्ट में ये गड़बड़ है। या तो यहां पे ऐसे होता वुड बी टेकन, तो ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर सही हो जाता, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग ये भी फिट न बैठता। लेकिन ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वुड बी टेकन, लेकिन यहां वुड टेकन लिख दिया है, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर ग्रामर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ओके, अब यहां पे क्या हो सकता है? एक बात और समझिए, द पेशेंट वेटेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली। अब ये सेंटेंस का एक पार्ट हो गया। अब सेंटेंस में दूसरा पार्ट जोड़ने के लिए तो हम लोग को कंजंक्शन चाहिए ना। तो कंजंक्शन वाला हिस्सा कौन सा है? या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो सी हो सकता है।
ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट कह रहा है, तो नो इम्प्रूवमेंट तो करना नहीं है, इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। दैट वुड टेकन, फिर से वही गलती करा रहा है, तो ये ऑप्शन हम नहीं लेंगे, तो क्या होगा, दैट वुड टेक, क्या हो जाएगा यहां पे, द पेशेंट वेटेड ड्रेडेड इन ड्रेड फॉर द ट्रॉली दैट इट वुड टेक हिम टू द ऑपरेशन थिएटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट के साथ ये पार्ट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, आपसे साफ साफ कह रहा है कि करेक्ट पैसिव वॉइस चाहिए। तो करेक्ट पैसिव वॉइस चाहिए का मतलब क्या है, ये आपको एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, तो देख लेते हैं तुरंत अटैक किस पे बोलना है, वर्ब पे। वर्ब देखते हैं, इंडिया एंड भूटान साइंड, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म आया, यानी ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होगा, आप कहेंगे सर वर्ब के थर्ड V2 को V3 बनाइए और इसके पहले लगा दीजिए वॉज या वर में से कोई भी एक चीज, ये बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। तो अब देखते हैं किसमें वॉज वर साइंड लिखा हुआ है, तो यहां पे हैव बीन साइंड लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए को रिजेक्ट कर दो। और ऑप्शन नंबर बी में यहां पे विल बी साइंड लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, पूरा पढ़ने की जरूरत है, कट करो। ऑप्शन नंबर सी में देखिए वर साइंड लिखा हुआ है, होल्ड करो, ये हो सकता है। मैं आपसे कहता अगर ये ऑप्शन डी होता तो मैं कहता यही है, लेकिन होल्ड करते हैं, कहीं वॉज वर V3 ऑप्शन डी में तो नहीं लिखा है। देखते हैं, यहां आर बीइंग लिखा है, तो ऑप्शन डी गलत, तो बचा क्या भाई, ऑप्शन सी। दिस इज द ट्रिक यू हैव टू अडॉप्ट व्हाइल डूइंग दिस एक्टिव और पैसिव और नरेशन। ठीक है, तो अभी यहां एक्टिव पैसिव के कॉन्सेप्ट पे बात हो रही है, तो हम लोग इस तरह से कर रहे हैं। चलते हैं आगे। तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखते हैं। कह रहा है फिर से कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, तो जल्दी से सेंटेंस पढ़ लीजिए और बताइए कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, देखिए ग्रामेटिकल एरर है यहां, ये देखिए, और ये मनी नहीं है, मनी में तो ग्रामेटिकल एरर नहीं है, गड़बड़ी जो आपको दिखेगी वो यहां से है। देखिए, एक होता है एक्टिव इंफिनिटिव और एक होता है पैसिव इंफिनिटिव। एक्टिव इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्टिव इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर होता है 2 + V1, ये हो गया एक्टिव इंफिनिटिव। अब पैसिव इंफिनिटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है 2B, और हम पैसिव वॉइस में V3 लेते ही हैं, क्या हो गया 2B + V3। अगर यहां देखिए, यहां पे इसने क्या किया है, 2 के साथ V3 लगा दिया है, जबकि आप होना क्या चाहिए पैसिव इंफिनिटिव में 2 + B + V3 होना चाहिए। और यही चीज अगर कर दिया गया होता तो सही हो जाता, वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, तो सही हो जाता। लेकिन यहां पे इसने ऐसे किया नहीं है, तो गलती तो है। अब आपको केवल बताना है कि किस पार्ट में गलती है, तो ये वाला हिस्सा लिखा हुआ है पार्ट ए में, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पार्ट ए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज एनफ फॉर दिस वीडियो। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।